रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर इमरान खान साहब की बहनों को खुद ही निकलना पड़ा अपने भाई के लिए। और मैं दो स्टेटमेंट्स आपको याद दिला दूँ इमरान खान साहब के, क्योंकि उन दो बयानात के बगैर ये जस्टिफाई नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरूसी सियासत के इंतहाई ख़िलाफ़ है, और ये जमात जब बनी तो इसके सबसे बड़े नारों में से एक नारा था कि मरूसी सियासत नहीं होगी। तो एक तो ये बात आप जहन में रखें कि जब इमरान खान साहब अपनी पार्टी की आदत से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए और उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को एक ख़ास पैगाम भेजा तो बार बार, लेकिन दो ख़ास पैगाम हैं। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बहनों को कहो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे आकर मिले। ये वो आखिरी पैगाम है जो बाहर आया इमरान खान साहब की ज़ुबानी, और ये मैंने रिपोर्ट किया था और उसके बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। दूसरा एक पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के लिए भिजवाया था जेल में से, जब उनकी मुलाकातें बंद होने के करीब पहुंच गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि पॉलिटिकल लोगों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत हद तक दबा दिया है, और अब किसी भी लेवल तक अगर कोई जाएगा इमरान खान साहब के लिए तो वो या पाकिस्तान के अवाम है या इमरान खान साहब की बहनें। तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को ये पैगाम भेजा, और उनकी बहनें बार बार अडयाला जेल के बाहर आती रहीं। उन्होंने सारी कोशिश की, बार बार पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती रहीं। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए और वो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, उन तमाम लोगों को इमरान खान की बहनों ने बार बार मुलाकात करके मिन्नत की, तरले किए, उनको समझाया, उनको बार बार बताया, उनका फ़र्ज़ याद दिलाया, इमरान खान के पैगामात उनको बार बार पढ़ के सुनाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, वो लोग निकले नहीं। तो बिलाखिर इन खवातीन को अब खुद निकलना पड़ रहा है। अलीमा खानम साहिबा पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में, और यहां से उन्होंने आगाज़ किया है। अकराम के इलाके में हज़ारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तैमरगढ़ में गई, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त उनका जो इस्तकबाल है वो हुआ है। अब वो चित्राल की तरफ जा रही हैं, वहाँ पे वो एक तहरीक चलाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा से वो तहरीक चलाती हुई बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि फिर वो पंजाब में जाएंगी, वहाँ पर तहरीक चलाएंगी। और कोशिश ये है अलीमा खानम की, ये तीनों बहनें मिलकर इस तरह का एक मोमेंटम बिल्ड करें कि दबाव डाला जा सके मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर। अब सियासी लोग कर दे ही रहे। पहले आप सुन लें कि अलीमा खानम ने कहा क्या। एक तो जो ये मंसूबा बनाया जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हुई थी और इसके बारे में बार बार बात की गई थी कि बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाए और एक तहरीक शुरू की जाए, और उसके लिए डेट रखी जाए 5 अगस्त। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ गई, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसकी कॉल देंगे आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में आप कॉल देंगे, 1 या 2 हफ्ते में, यानी जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप कॉल दे सकते हैं। और फिर 5 अगस्त को जो आपका एहतजाज होगा वो सिर्फ 1 दिन का होगा, इससे ज़्यादा आपने एहतजाज नहीं करना। तो अलीमा खानम ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि 1 दिन के लिए इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी अब हम मुस्तकिल दबाव डालेंगे, और दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब का ना सिर्फ आंख का इलाज करवाएंगे बल्कि उनके हकूक भी उन्हें लेकर देंगे। जो जाली केसेस हैं, इमरान खान साहब जेल में बंद है, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, सादी सादी बात है। पहले सुने अलीमा खानम ने क्या कहा और फिर रद्द-ए-अमल किस तरह का आ रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान की आंख जानबूझकर ज़ाया की गई है। क्या ये पाकिस्तान में इमरान खान की आंख का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये इतने कमीने हैं। इमरान खान कहते थे दुश्मन हो और कमीना ना हो, लेकिन ये दुश्मन भी है और कमीना भी है। उन्होंने जानबूझकर कैद तन्हाई में रखा हुआ है। फैमिली की अव्वलीन तरजीह इमरान खान का इलाज है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान को 8 महीनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान कैद तन्हाई में है क्योंकि ये इमरान खान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से ये खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि इमरान खान अवाम की आवाज़ है। वक्त आ गया है कि अब जब हम निकलेंगे तो वापस घरों को नहीं आएंगे। अडयाला में जा जाकर पंजाब के लोगों का खौफ भी ख़त्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा पहले जिम्मेदारी लेगा और फिर पंजाब भी उसके साथ निकलेगा। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भीख मांगो। इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमरान खान के लिए दबाव बढ़ाना होगा। तहरीक का मकसद दबाव बढ़ाना है। जब हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, किस चीज़ की भीख मांग रहे हैं, किस चीज़ की बातचीत कर रहे हो? 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। पहले अपनी ताकत तो दिखाओ, फिर बातचीत करना। बातचीत ताकत की पोजीशन से करो। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आपके साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ पब्लिक है, तो आपकी पोजीशन हमेशा बेहतर होती है। एक बात मरीम नवाज ने कही थी, नवाज शरीफ भी ये बात कहते थे कि पहले मुज़ामत होगी तो फिर मफामत होगी।
जब आप ताकत की पोजीशन में बैठते हैं बात करने के लिए, जैसे ईरान बातचीत करने के लिए बैठा तो टेबल पे उसने बहुत कुछ हासिल किया। कमजोरों के साथ तो कोई बातचीत भी नहीं करता, हासिल क्या करना है। इमरान खान ने 1 साल कबल कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी तंजीम को मजबूत करो। सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था। वक्त आ गया है, तहरीक को आगे बढ़ाओ, तंजीम मजबूत करो, सब कारकुनान अपने MNAs MPs पर दबाव बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। ये वो बात है जो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गए। आसिम मुनीर साहब के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनका रजीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। अब वो ये सोच रहे हैं कि मलबा डालना किस पर है। मलबा डालने के लिए उन्हें मिल कोई नहीं रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब गुज़िश्ता 1.5-2 साल में किया भी नहीं है, तो ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल सकते। तो इनके हाथ पांव फूले हुए, इनके हाथ में कोई चीज बाकी नहीं रह गई। अब वही बात अलीमा खानम कह रही है कि हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। आप पाकिस्तान में माशी, इंतजामी और अदालती हालात देख लें, अब आपको निकलना होगा। इससे पहले MNAs MPs को जाकर कहें आप आगे बढ़े, हम कारकुनान आपके साथ हैं, आपको इमरान खान के लिए निकलना होगा। अब कारकुनान इन MNAs MPs को चलाएंगे। MNAs MPs को खौफ है हम निकलेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं निकलेगा। अब कारकुनान उनको निकलने की यकीन दहानी करवाएंगे। एजेंसियां बातें फैला रही हैं कि ग्रुपिंग है, हम इसकी तरदीद करते हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं है, आप सब लोगों ने निकलना है, आप लोग तैयारी करें। तो ये अब इमरान खान की बहनें जो हैं वो अलग अलग निकलेंगी और वो अलग अलग जगह पे, तीनों बहनें हैं, वो 3 बहनें ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, वो निकलेंगे अलग अलग जगह पे, कारकुनों को मुतहर्रिक करेंगे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो एक फाइनल मूवमेंट की तरफ जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट वो कहाँ गई? तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को कहा था कि आपने करनी है पार्टी की तंजीम साजी और छोड़ दें आप बाकी सारी चीज़ें, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो सब आप छोड़ दें, आप पार्टी की तंजीम साजी करें। अब वहाँ क्या सूरत हाल है वो तो वही बता सकते हैं। दूसरी जानिब जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं हुई, जीरो। जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसकी जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी को दी गई थी, उसमें सिर्फ उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवान अपनी मेंबरशिप करवाएं, लेकिन एक मरतबा उन्होंने ये ऐलान किया और उसके बाद वो गायब हो गए। प्रैक्टिकली उन्होंने या उनके साथियों ने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई कैंप्स नहीं लगाए गए, कोई ऐसी जिद्दोजहद नहीं की गई जिसके बुनियाद पे लोग आते, नौजवान आते, वो आकर इस तहरीक का, इसकी मेंबरशिप लेते और इसके ऊपर कोई हलफनामे होते, कोई इकट्ठे होते। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता था जिसमें 10-20 लाख नौजवान इकट्ठे हो जाते, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसके रास्ते में रोड़े अटकाए थे। क्योंकि फौज, याद रखिएगा, स्टूडेंट से, जो फौजी की आदत है वो स्टूडेंट से और नौजवानों से वाकई बहुत डरती है। उन्हें लगता है कि जब नौजवान अपने हाथों में चीज़ें ले लेते हैं तो फिर आप ताकत के जरिए से चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अब अलीमा खानम पे तनकीद, ये 2 जगह से तनकीद हो रही है। एक तो तनकीद इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो मीडिया के अंदर लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग तो तनकीद करेंगे, समझ आती है। देखें, ये तो एक नुसरत भुट्टो ने भी जुल्फ़िकार दी भुट्टो के लिए आवाज़ उठाई थी। फिर एक दौर था जब नवाज शरीफ के लिए कलसूम नवाज ने भी आवाज़ उठाई थी। और अब मायूसी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत निकलती नहीं है और वो बहुत परेशान है, क्योंकि सामने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। तो अब जो रिस्क इमरान खान की फैमिली ले सकती है वो कोई और नहीं लेगा उनके लिए। ये बात सबको समझ आ रही है और ये मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि वो खुद आकर सामने से लीड करें। तो जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन है, जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, वो तो इस पर तनकीद करेंगे ही करेंगे। लेकिन दूसरा एक ग्रुप है जो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी में, ये वो लोग हैं जो शर्मिंदा हैं, कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं पाए तो ये नहीं चाहते कि कोई और कुछ करे। और थोड़े से ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है कि आप ये एक स्टेटमेंट दे दें ताकि तनाज़ा पैदा हो जाए, तो वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इससे तहरीक रुकेगी? देखें, अगर अलीमा खानम को गिरफ्तार ना किया तो जितना मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक चीज़ तो कंफर्म बता देता हूँ, अगर अलीमा खानम को या इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार ना किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो ये तहरीक बहुत बड़ी हो जाएगी और आप आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस और इज्तिमाआत आप देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी ताकत लगा के अगर मुखालफत भी करना चाहती है ना, तो वो करके देख ले। ये गंडापुर, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर साहब, अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए, अव्वल तो नहीं है, लेकिन अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए ना अलीमा खानम के और इमरान खान की बहनों के,
इसके बावजूद वो इतने बड़े बड़े इज्तिमात कर देंगे कि ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे सारे। ये मुझे आइडिया है, क्योंकि पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी। वो इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ भी खुलकर बयान कर रही हैं और वो इमरान खान के हक के अंदर सबसे अगली सफ के अंदर खड़ी हुई है। तो यही वजह है कि लोग उनके साथ खड़ेंगे। लोगों को सरोकार जो है वो इमरान खान से है, लोग बाकियों को नहीं जानते। तो कुछ लोग कह रहे थे जी यहाँ पे मौरूसियत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैमिली पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। तो देखें, गंडापुरों के ऊपर तो कभी बात नहीं की गई, वो भी तीनों भाई पॉलिटिक्स के अंदर हैं। फिर इसी तरह जो है वो खटक के ऊपर कभी बात नहीं की गई, शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान पे कभी बात नहीं की गई, चौधरी ख़ानदान पे बात नहीं की गई। तो ये अलीमा खानम कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आ रही, ना इसने सेनेटर बनना है, ना वजीर बनना है, ना कुछ और बनना है, ना इनके बच्चों ने पॉलिटिक्स करनी है। ये सिर्फ अपने भाई के लिए आ रहे हैं। और इमरान खान कभी इनको पॉलिटिक्स में आने भी नहीं देगा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान था तब उसने इनमें से किसी को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने तो पूरा टब्बर लगाया हुआ है ना, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आगे से उनके रिश्तेदार, ये जनाब फलाना है, इसको भी अंदर करो, इसको भी लगाओ, इसको भी लगाओ। उन्होंने पूरा का पूरा खानदान टब्बर मियाँ नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स के अंदर झोंक दिया अपना, सबको लगाया हुआ है। उधर सरदारी है, वो भी यही करते हैं, दूर करीब के सारे रिश्तेदार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, गो कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी की कुछ लोगों ने, लेकिन उन्होंने नहीं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि हसन न्याजी की ये अब उसका हक बन गया है, यानी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है। जितनी उसने कुर्बानी दे दी है, जितनी उसने मार खा लिया हसन न्याजी ने, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिक्स को ना छोड़े। अगर वो पॉलिटिक्स को छोड़ेगा तो वो बहुत बड़ी ज्यादती करेगा कि इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद, पाकिस्तानियों के लिए इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद, जब वो एक जगह पहुंच गया और वहां से अगर वो पीछे हटता है तो वो ज्यादती करेगा। अब मौरूसियत पीछे रह गई। उस आदमी ने जितनी मार खाई है, इतनी मार तो इन जितने लीडरान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इतनी किसी ने भी नहीं खाई। वो फौज के पास कहते तन्हाई में रहा लंबे अरसे तक, उसको फौजी अदालत से सजा दिलवाई गई। तो अब इस खानदान में कम से कम ये एक आदमी तो ऐसा है जिसका मैं हमेशा हमायत करूंगा अगर वो कभी भी कहेगा कि मैं पॉलिटिक्स में आता हूं, और अगर वो कहेगा कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता तो मैं उसकी मुखालफत भी करूंगा कि यार इस जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे ना तो फिर पॉलिटिक्स को नुकसान होगा और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ेगी। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब को मैं नॉर्मली अपने वीलॉग के आखिर में बताता होता हूं, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया तकरीर करते हुए, उसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये इंकशाफात आप समझ लें। एक तो फजलुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में बगावत पहले बलोच इलाकों तक महदूद थी और अब पश्तून इलाके भी खून से नहला दिए गए, और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार करार दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा कि अब वहां से 50 लाशें आ रही हैं जो पश्तून इलाके हैं और वहां पे बगावत पहुंच गई है। कोई रियासती रिट बाकी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मगरिब के बाद पुलिस बाहर नहीं निकल सकती। ये हालात बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों जगहों पे हैं। लेकिन बलूचिस्तान का तो बेड़े ही गर्क हो गया। फजलुर रहमान साहब ने दूसरा इंकशाफ किया कि हमें कहा जा रहा है कि हम लश्कर बनाकर निकलें, हथियार उठाकर निकलें। उन्होंने कहा जी हमने तो इनकार कर दिया कि हम हथियार उठाकर नहीं निकलेंगे, आप हमें लड़वा देंगे, फिर आप बीच में से निकल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पे हमें कत्लो गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हैं। हमने कोई लश्कर नहीं बनाना, हमें कोई किसी किस्म की लड़ाई के अंदर आप ना धकेलें। फिर आप हमारे ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि आपके लोग शहीद हो रहे हैं, खून बह रहा है। भई आप इसके लिए पेटी बांधते हैं, तनख्वाह लेते हैं, हम आपको अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं और उसमें से आप तनख्वाह लेते हैं। तो आपको जिस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है आप वो काम करें, अपने खून का एहसान हमारे ऊपर मत डालो। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा क्लियर अल्फाज में। ये बात अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आदमी कहता तो उसको इंडिया का एजेंट करार दे दिया जाता, लेकिन फजलुर रहमान साहब को इतनी तो छूट है। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात की कि अगर फौजी या पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं तो भाई तुम तनख्वाह लेते हो इस काम के लिए, अपने खून पसीने के पैसे से हम तुम्हें देते हैं तनख्वाह अपनी हिफाजत के लिए, तो तुम ये ऑप्शनल तो नहीं था, तुमने खुद ही कहा था कि हमने ये नौकरी करनी है, हमें पैसे मिलने चाहिए, तो मिल रहे हैं, अब लड़ो। हमें क्यों कहते हो कि लश्कर बनाए और बना के बंदूकें उठा के असला हम इनके सामने मुकाबले में आ जाएं, आप निकल जाएंगे, हम यहाँ कत्लो गारतगिरी में मारे जाएंगे जैसे हमेशा होता रहा। तो फजलुर रहमान साहब ने ये बात की। और तीसरी बात जो फजलुर रहमान साहब ने की, उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन लड़ना है ना तो वर्दी उतारो और आ जाओ मैदान में, पता चल जाएगा कि आपको कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग आपको मुंतखब करते हैं। फजलुर रहमान साहब ने ज़रा थोड़ी सख्ती कर दी वर्दी उतारने की बात। मैं चैलेंज करता हूं कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल भी रहे, यूनिफॉर्म भी पहने और इलेक्शन लड़े इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान के क्या, यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो भी छोड़ें आप, सनम जावेद के मुकाबले में इलेक्शन लड़े।
सनम जावेद भी मेरे ख्याल में बहुत टफ हो जाएंगी। चलो कोई और सोच लें, आप लोग बता दें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूनिफॉर्म पहन के पूरी ताकत इस्तेमाल करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े, अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करें सरकार के, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट पब्लिक के वोटों के जरिए आना चाहिए। हल्का भी खुद ही चुन लें, शहर भी खुद ही चुन लें। ये इलेक्शन नहीं, एक इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो फजलुर रहमान साहब ठीक कह रहे हैं कि वर्दी उतार के लड़ो, लेकिन मैं तो कहता हूं वर्दी पहन के भी नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ बंद कमरों में बैठ के इलेक्शन चोरी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऑपरेशंस की इतलात आ रही हैं। इसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरदीद जारी की है और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने इसको शाया किया है। वो ये कहते हैं कि किसी नए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी गई, सोशल मीडिया के दावे बेबुनियाद हैं। बजट की मद में मुख्तस फंड हंगामी सूरत हाल, कुदरती आफात, नकल मकानी और रिलीफ समेत मुख्तलिफ इंतजामात के लिए होते हैं। उन्हें किसी नए ऑपरेशन से जोड़ना हकायक के मुनाफी है। वो ये कहते हैं जनाब हम कोई किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नया नहीं होने दे रहे। मेरा एक सादा सवाल है कि एक कानून है खैबर पख्तूनख्वा में, एक्शन इन एड सिविल पावर, जिसके तहत फौज मिलिट्री ऑपरेशन करती है खैबर पख्तूनख्वा में। ये इजाफी इख्तियारात हैं जो पाकिस्तान की फौज को खैबर पख्तूनख्वा में दिए गए, बाकी सूबों में नहीं है। मेरा सवाल यह है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने आते ही अनाउंस किया था कि हम ये कानून खत्म कर देंगे। इस कानून को खत्म करने के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया? देखें, अदालत के अंदर तो इनके पास बहाना है ना कि हम जाते हैं, अदालत हमारी रिट वापस नहीं ले रही, हमने अपील की हुई थी, वो अदालत हमारी अपील वापस नहीं ले रही। वह 100 रास्ते और हैं। आप चुप करके बैठ जाएं, अदालत भी चुप करके बैठ जाए, तो आप मिलजुल के मैच खेलते रहें, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपके पास 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में, आप जब चाहें इस कानून को दोबारा कानून साजी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक एक्शन इन एड सिविल पावर कानून को खत्म नहीं किया, जिसके तहत यहां फौज ऑपरेशंस करती है खैबर पख्तूनख्वा में। ये इजाफी इख्तियारात हैं जो फौज को दिए गए। तो दावे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे ऊपर ना ये बहुत बड़ा बोझ बन गया, ये ऑपरेशन, ये हर चीज को डंडे के साथ संभालते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था, लेकिन कुछ तफसीलात मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये एक पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, आपके बिजली के बिल के अंदर आता है, नीलम झेलम सरचार्ज। अब ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके जो सरबराह हैं वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद साहब है। कोई इनसे पूछेगा कि इन्होंने अरबों रुपए ज़ाया किए, वो पैसे कहाँ गए? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 30 अरब रुपए का इन्होंने खसारा कर दिया इसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, और पावर हाउस बंद होने से प्रोजेक्ट को 100 अरब के लगभग का नुकसान हुआ है। यानी आप अंदाजा करें कि 100 अरब से जायद का इन्होंने नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। लेकिन क्योंकि ये एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद साहब हैं, इसलिए इनसे पूछ कोई नहीं रहा। इसका एक हेडरेस और एक टेल रेस है, ये 2 टन, एक टनल है, टनल का एक हेड है, एक टेल है, ये दोनों जगह से गिरी है। आप अंदाजा करें कि कैसा शाहकार इन्होंने तामीर किया, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ज़्यादातर ये काम करती है और डिज़ाइन भी ये लोग खुद ही करवाते हैं। तो इस किस्म का डिज़ाइन किया गया, इस तरीके से बिजली बनाने की कोशिश की गई कि इसकी टेल भी गिर गई और इसका हेड भी गिर गया। जुलाई 2022 में इसका टेल रेस टनल जो है वो गिर गई और पैदावार अगस्त 2023 तक बंद रही, यानी 13 महीने तक पैदावार बंद रही। बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जनाब उसको सेट किया तो 1 मई 2024 को इसकी हेडरेस टनल है वो गिर गई और पावर हाउस बंद हो गया फिर दोबारा से। अब लगातार नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को 2028 तक के लिए बंद कर दिया गया, और जब इसको बंद किया है तो तनख्वाहें तो लोग लेते रहेंगे, वो तो मौजें करते रहेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी और पाकिस्तानियों को मजीद पैसे पड़ जाएंगे। ये नादरीन पाकिस्तान के हालात हैं। हमारे पानियों पे इंडिया डैम बनाता जा रहा है, बिजली बनाता जा रहा है, किसानों को उसने मुफ्त बिजली देना शुरू कर दी है। वो कई सूबों के अंदर वो छोटे इस्तेमाल करने वाले लोगों को, सारिफीन को मुफ्त बिजली दे रहा है इंडिया। वो तरक्की करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है हमारे पानी के बलबूते के ऊपर। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही पानी से बनने वाले मंसूबे रोक रहे, बंद कर रहे हैं। वो इसलिए कि हमने आईपीपी को इजाफी पेमेंट्स, जिसे आप कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स, वो हमने आईपीपी को देनी है ताकि आईपीपी का पेट भरे और कमीशन बड़े बड़े ताकतवर लोगों के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एलीट है उनकी जेब में जा सके। वो पैसा बनाने पे धड़ाधड़ लगे हुए हैं। इंडिया अपनी आवाम का सोच रहा है और हमारे लोग किसका सोच रहे हैं? अपना और अपनी नस्लों को और अपनी जेबें भरने का सोच रहे हैं। एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं, ये ढीठ कितने हैं लोग, आप ये देखें।
ये सईद मेहदी साहब है, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। इनका एक इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू किया जनाब एजाज सैयद साहब ने। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि जनाब आपका दामाद सिकंदर सुल्तान राजा इनका दामाद है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया, और आपका बेटा फेडरल सेक्रेटरी है, आपकी बेटी जो है वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह के ऊपर ब्यूरोक्रेट है। बेटी को तो मौजें ही लगी हुई हैं, जो सिकंदर सुल्तान राजा की बीवी है। वो तफसीलात किसी दिन मैं आपके सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो उससे पूछा कि जनाब आपका बेटा, दामाद, बेटी सारे ब्यूरोक्रेसी में इतनी आला जगहों पे लगे हुए हैं, कोई नसीहत ही कर दें। अच्छा, ये सारे ही जो लगे हुए हैं ना, वो लगे ही हुए हैं, तबाहियां फेर दी हैं। जो सिकंदर सुल्तान राजा ने कर दिया, जो इनकी बेटी ने कर दिया, बर्बादियां फेर दी इन्होंने। अब वो मशवरा क्या दे रहा है? वो ये कह रहा है कि अपना काम सही तरीके से, ईमानदारी से करें, सोच समझ कर करें, इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप गलत काम से इनकार कर सकें। हो सकता है कि इसका आपको नुकसान हो, मगर जब तक ऐसा नहीं होगा हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी। और फिटे मुंह भाई, यानी आप सिकंदर सुल्तान राजा के आप सुसर हैं, और आप कह रहे हैं अपना काम ईमानदारी से करें। कोई गलत काम करने का कहे तो इसको इनकार कर दें। ये आदमी खुद चलकर चला गया था, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से निकला था रात के वक्त बगैर सिक्योरिटी के, और जब ये वापस आया तो फॉर्म 47 साथ लेकर आया था। फिर जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तुम्हारे खानदान ने पूरे पाकिस्तान को निचोड़ के रख दिया। पूरे पाकिस्तान का आज तक का सबसे बड़ी डकैती तुम्हारे खानदान ने मारी, और तुम यहां बैठ के भाषण दे रहे हो कौम को। यही तरीकाकार है पाकिस्तान में। ये भाषण देते हैं बाहर निकल के, जनाब ये करो, ये करो, ये करो, दूसरों को नसीहत करते हैं और खुद अंदर से दाव लगाते हैं। इसी वजह से आगे नहीं, इनकी शक्लें पहचाने। पाकिस्तानियों को चाहिए इनको पहचाने और इनको इनकी औकात बताएं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।